लाइव आप। नमस्ते। जो और चल रहा है। यदि मेरी आवाज़ आ रही है और चेहरा भी ठीक ठाक दिख रहा हो तो कृपया साथियों में से कोई मुझे संकेत करें तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सुरेश सारस्वत जी पधार गए हैं और अनमोल शुक्ल जी पधार गए हैं, दीपिका दीदी आ गई हैं, मेरे प्यारे प्रहलाद भैया आ गए हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्ते। और सुरेंद्र नवल जी भाई साहब भी आ गए हैं, प्रियंका जी हैं, हरिओम श्रीवास्तव जी सर हैं। मैं आपको सर बोलता हूँ क्योंकि वरिष्ठ भी हैं और शुरू से आपके प्रति मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। अम, हरिओम श्रीवास्तव जी के साथ साथ और भी मित्र अभी जुड़ जाएंगे। और अभी वीर साहब, महावीर सिंह जी वीर साहब बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे थे। और इतना अच्छा काव्य पाठ करने के बाद मेरे जैसे रुक्ष व्यक्ति का आप सबसे मुखातिब होना, यूँ लगता है कि जैसे कि एक सरसब्ज बगीचे में एक प्रखर धूप का टुकड़ा आकर गिर पड़ा। खैर, पर ये एक अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान के हम सब हिस्से हैं। और आज मैं आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ इस दशकोत्सव महोत्सव में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा एक सप्ताह हो गया और इस सप्ताह में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा। और सच में ये सप्ताह चुटकियों में बीत गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आयोजन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और लेकिन 10 वर्ष भी तो अभी ही हुए ना, वो भी जल्दी थोड़ा हुए थे। तो खैर कोई बात नहीं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मंच पे आया हूँ, आप सब मेरे परम प्रिय और वरिष्ठ हैं। और शायद कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये चल रहा है या बंद हो गया? तो यदि ये बीच बीच में मुझे मिलता रहेगा संकेत, तो हम्म, तो लगेगा कि हाँ मैं अम, हाँ। सबसे पहले माँ जगदम्बा भारती को मैं प्रणाम करूँगा। नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हो गया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और उनके अर्चना में एक छंद पहले मैं पढ़ देना चाहता हूँ। छंद तो क्या है, मैं तो ऐसा कोई इतना गंभीर तो लिखता नहीं हूँ, बस आप सब लोग लिखते हैं उनको पढ़ता हूँ और आनंद करता हूँ। लेकिन फिर भी एक छंद जगदम्बा के सम्मान में रखना ही चाहिए, तो मैं रख रहा हूँ। प्रस्तुत है एक छंद। माँ जगदम्बा सरस्वती के आप और हम सब उपासक हैं और उनकी वंदना करके ही मैं मंच पर अपनी बात रखूँगा। बल लिए वैखरी का, बल लिए वैखरी का, सब जन उबरे हैं। बल लिए वैखरी का सन जब उबरे हैं, वे भी सब उबरे जो पाषाण से हो गए। बल लिए वैखरी का सब जन उबरे हैं, वे भी जन उबरे जो पाषाण से हो गए।
पाषाण हृदय सब कब मधुमास हुए, पाषाण हृदय सब कब मधुमास हुए, कृपा पाके भारती की पुष्पसार हो गए। देखिए, बल लिए वे खरी का सब जन उबरे हैं, वे भी सब उबरे जो पाषाण से हो गए। पाषाण हृदय सब कब मधुमास हुए, कृपा पाके भारती की पुष्पसार हो गए। बुद्धि का है वास वहाँ, शारदा विलास जहाँ, बुद्धि का है वास वहाँ, शारदा विलास जहाँ, अनुकंपा पाके मूड कालिदास हो गए। भूमि पात होकर के मांगता हूँ कविताई, पामर कृपा को लिए सब सिद्ध हो गए, सब सिद्ध हो गए, सब सिद्ध हो गए। माँ जगदम्बा सरस्वती का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। घंटा शूल हलानि शंख मुसलम चक्रम धनु सायकम, हस्ताब्जैर्दत्तिम गलांत विलसच्छितांश तुल्य प्रभाम, गौरी देह समुद्भाम त्रिजगताम आधारभूताम महा, पूर्वामत्र सरस्वती मनुजे शुंभादि दैत्यार्दिनीन। ऐसी उनकी विराट उनकी उपासना की है। तो वही हमारे चारों ओर जो शुंभ और निशुंभ जैसे बैठे हुए जो विरुद्ध और विपरीत तत्व हैं, उन सबको हटाने वाली वही हैं। तो इस एकल काव्यपाठ एक साहित्य मंच पर इस दशकोत्सव समारोह में मैं आदरणीय समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर गिरेंद्र सिंह भदौरिया जी के साथ आप सब मित्रों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे बात तो मेरी कुछ लंबी चौड़ी होगी, लेकिन बीच बीच में मैं आपसे बातें भी करना चाहता हूं। और बातें इसलिए करना चाहता हूं कि बहुत कुछ आपको सुना, बहुत कुछ मुझे आपको कहना है और हमें एक मंजिल तय करनी है। हम रुके नहीं हैं। मैंने सुना, बहुत से साथियों को सुना कि और लेकिन बीच में कुछ अच्छे विद्वान भी थे, विश्वम्भर जी वगैरह ने भी कहा था कि नहीं हम रुके नहीं, हमने विश्राम किया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक मंजिल है और उसका मंजिल का पड़ाव दर पड़ाव हम तय करते हैं। आचार्य श्री राहुल जी पधारे हैं, प्रियंका जी हैं, महावीर सिंह जी वीर साहब, यार आपने तो दिल ही मेरा चुरा लिया। लोग तो जीत लेते, आपने चुरा लिया। आपको दिल से प्रणाम। आप तकनीकी से भी इतने समर्थ हैं और बिल्कुल हाँ, वैसा मैं लैपटॉप पर ही हूँ बिल्कुल। और प्रहलाद जी भाई साहब कह रहे हैं आप लैपटॉप पर हैं आप? हाँ, मैं लैपटॉप पर हूँ, सही बात है। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दें तो मैं करूँ। आदर्शिनी श्रीवास्तव जी पधारी हैं, आपके प्रति तो बहुत श्रद्धा और बहुत आदर है। देविका दीदी, यदि कोई दिक्कत हो तो कृपया आप मुझे फ़ोन पर रिंग भी कर सकती हैं, बता दें मुझे। तो मैं ये बात ही कर रहा था कि मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ और बात इसलिए करना चाहता हूँ कि सारी समस्याओं के समाधान यदि कहीं हैं तो महावीर सिंह जी नमस्ते बहुत बहुत। तो सारी समस्याओं के यदि समाधान आप कहीं देखना चाहें तो वो बातचीत में, संवाद में है। एक छोटी सी रचना है जिसे टुकड़ों टुकड़ों में मैं पेश करूँगा कि दूर क्यों खड़े आओ बात तो करें, दूर क्यों खड़े आओ बात तो करें और संवाद के लिए मुलाकात तो करें। ये दशकोत्सव समारोह एक संवाद की स्थापना करने के लिए भी अनुष्ठान आदरणीय गिरेंद्र सिंह भदौरिया जी प्राण साहब के अध्यक्षता में ये पूर्णाहुति तक आ गया है। आदरणीय भाई साहब प्राण साहब पधार चुके हैं, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप जैसा सहृदय व्यक्तित्व और आप जैसा उदार मना व्यक्तित्व मंच पे मैंने बहुत से देखे हैं, लेकिन
आपकी बात ही कुछ अलग है। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ, काव्य पाठ के बीच में ये बात हो सकता है कि बड़ी उबाऊ लगे, बड़ी बोरियत सी लगे, परंतु मैं कोशिश करूंगा आपसे इस तरह से मैं बातचीत करूं कि यूं लगे कि हम एक जाजम पर बैठ करके और एक संवाद कर रहे हैं। तो दूर क्यों खड़े, आओ बात तो करें, संवाद के लिए मुलाकात तो करें। यदि ये मंच कहीं भी रुका है या आपको लगता है कि ये रुका था, तो बिल्कुल उसके बीच में यदि मैं मानूंगा कोई बात, तो संवादहीनता, ये चाहे वो मेरी तरफ से हुई हो या किसी और की तरफ से हुई हो या आपकी तरफ से हुई है या सबकी तरफ से हुई है, कि उसका प्रभाव क्या है कि सूनी सूनी सांझ उदास है प्रभात। जब संवादहीनता होती है तो क्या होता है कि सूनी सूनी सांझ उदास है प्रभात, दिग्भ्रमित है दिन और बर्फ सी है रात। सूनी सूनी सांझ उदास है प्रभात, दिग्भ्रमित है दिन बर्फ सी है रात। इसलिए मेरा निवेदन है, मौन क्यों रहें, आओ बात तो करें, और संवाद के लिए मुलाकात तो करें। इसी संवाद की स्थापना एकल काव्य पाठ के रूप में हुई थी और 11 अक्टूबर 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना यूँ कहना चाहिए कि हमारे सबके परम प्रिय और सबसे सीधे व्यक्तित्व, मैं उनको बहुत सीधा बोलता हूँ, बहुत सीधे व्यक्तित्व, उन्हें यूँ कहो कि वो कबीर की तरफ फक्कड़ है और उसे दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं है। वो हैं सुरेंद्र जी नवल, और उन्होंने इसकी स्थापना करी, इसका संचालन किया और ये बीकानेर से संचालित होता रहा और अब तो ये पूरे हिंदुस्तान से संचालित हो रहा है। ये एक बड़ी बात है। संगीता जी चौधरी पधारी हैं, सुरेंद्र जी नवल जी भाई साहब दिख गए हैं, बहुत बहुत प्रणाम। सारस्वत साहब, सुरेश जी सारस्वत शुरू से ही जुड़े हुए हैं और कलकत्ता में मिले, उसके बाद से तो अभी तक अपने जो वीणा के तार बज ही रहे हैं बराबर, कभी ज़्यादा कभी कम। तो बहुत बहुत महावीर सिंह जी ने इतनी अच्छी भूमिका दी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आप सबको प्रणाम। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि अनमोल जी भाई साहब पधारे हैं, तो हाँ मैं नवगीत पढ़ूंगा। दीपिका दीदी, पहले मैं अपनी बीच बीच में बात करता जाऊं और करता जाऊं। तो ये जो एकल काव्य पाठ की जो स्थापना हुई, तो इसके पीछे सुरेंद्र नवल जी का एक सोच था, और वो सोच ये था कि ये शायद हो सकता है कि किसी अन्य मंच पर पहले जुड़े होंगे और वहाँ पर ये देखा होगा कि जो लब्ध प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनके ऊपर तो ज़्यादा लोग जा रहे हैं, उनको तवज्जो उन्हें ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जो नवोदित हैं और जो अभी अभी जो उठे हैं लेकिन अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये इनके मन में बड़ा खेद था और इसी खेद, इसी त्रास ने इस एकल काव्य पाठ का बीजांकुरण किया। आदरणीय गिरीन्द्र सिंह भाई साहब लिख रहे हैं कि पाषाण से हृदय सब मधुमास हुए। तो ये तो जगदम्बा भारती का है ही कुछ ऐसा प्रभाव कि वो जो शुष्क है उसको भी सरस कर देती हैं। तो नहीं, मैं अभी काव्य पाठ नहीं कर रहा हूँ सुरेंद्र जी, मुझे मालूम है कि मुझे अभी अपनी बात करनी है। मैं यूँ कह दीजिए अंदर से बहुत भरा हुआ हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा खाली करूँगा, लेकिन कुछ कुछ अपनी बात करते हुए। हाँ, तो ये जो एकल काव्य पाठ पे मैं बात कर रहा था, तो ये शुरू उन्होंने कर दिया, और करने के बाद उस समय जो दो साथी इनके पास सबसे पहले जुड़े थे, एक तो राजेंद्र जी स्वर्णकार थे, और राजेंद्र जी स्वर्णकार की मैंने एक पोस्ट देखी है और वो मार्च 2012 में मुझे मिली है।
बहुत अच्छी पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, बहुत अच्छा लिखते हैं और मैं मेरे अच्छे मित्र भी रहे हैं और हैं, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और आज भी वो मंच के सदस्य तो हैं। व्यस्तता रही है या पता नहीं क्या बात है, आज नहीं तो कल जरूर जुड़ेंगे, आप लोगों का सबका स्नेह दिखेगा। तो दूसरे जो साथी थे वो थे डॉक्टर राज बुंदेले जी। मैंने पूरी तपास करी है, ऐसे ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद ने एकल काव्य पाठ को ट्रॉल किया पूरा का पूरा। और मैंने अपने दोस्तों से बात करी, नवल जी से बात करी, और उन सब बातों को लेकर के और मैं आप लोगों के साथ ये बात कर रहा हूँ। तो जब इसके नामकरण की बात आई तो नामकरण भी एक इसके पीछे भी एक अच्छा सा सोच रहा है, और ये सोच भी सुरेंद्र जी का ही रहा है। और इन्होंने देखा कि इस मंच का नाम एकल काव्य पाठ रखा जाना चाहिए। अब ये सोच और ये नामकरण जो है, गिरेंद्र सिंह भदौरिया जी, प्राण, इंदौर, जय हो जय हो जय हो जय हो। नवल जी आपको याद कर रहे हैं, दादा प्राण साहब, तो जरा उनसे संवाद कर लो। तो मैं ये कह रहा था कि अब इस एकल काव्य पाठ के नामकरण को लेकर के और आपस में चर्चाएं हुई होंगी, क्योंकि मैं उस समय प्रारंभ में नहीं जुड़ा था, मैं पहले आपको ईमानदारी से कह दूं। लेकिन मैंने बातचीत से ये सारी चीज़ें खोज निकाली। तो कुछ साथियों ने तो इसका समर्थन किया था, कुछ लोगों ने नानुकुर किया कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। लेकिन आज यदि मैं सोचता हूँ कि एकल काव्य पाठ जो इसका नामकरण किया है, तो मैं सोचता हूँ कि वो ठीक था और आज भी ठीक है, उचित है। एकल काव्य पाठ एक साहित्यिक मंच, एकल काव्य पाठ एक विधा है, और उस विधा के अंदर आज भी बीकानेर में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है, इन जगहों पर मुझे मालूम है, जोधपुर में है, अलवर में है। और अलवर में तो मैंने कई काव्य पाठ, एकल काव्य पाठ सुने हैं, जुगमंदिर तायल जी के सुने हैं, बलबीर सिंह जी करुण के सुने हैं, तो सुने हैं, प्रोफेसर महेश चंद्र पुरोहित के सुने हैं। तो ये एकल काव्य पाठ जो है आज भी चल रहा है, लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा। बीकानेर में तो निरंतर एक साथी बराबर चला रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब फेसबुक का प्रारंभ हुआ तो एकल काव्य पाठ का ही उसका स्वरूप रहा है और अभी भी है। बाद में कुछ प्रवृत्तियां आकर के जो जरूर जुड़ी है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि यदि डॉक्टर गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण अपनी एक रचना डाल रहे हैं और उस पर हम सब मिलकर के और उसका रसास्वादन करके और उस पर अपने विचार रख रहे हैं, तो ये एकल काव्य पाठ ही हुआ। हालांकि एकल काव्य पाठ की ये एकल प्रस्तुति हुई, लेकिन है तो सही वही है, उसको आप मना तो कैसे कर सकते हो। ये बाद में ये कवि सम्मेलन और ये बातें जुड़ी है। अब लेकिन मैं ये एक बात ये भी कह दूं कि यदि मान लीजिए उन्वान पर कोई रचना लिखी गई है तो उसे मैं एकल काव्य पाठ में नहीं मानूंगा, वो सामूहिक प्रस्तुति है। लेकिन एकल काव्य पाठ की ये बात है तो यहाँ तक ठीक है। दशकोत्सव समारोह की बात भी बड़ी रोचक है। हालांकि मैं अभी एकल काव्य पाठ की कुछ बातें और रखना चाहता हूँ। तो उसमें यह है कि इसके बाद आगे बढ़े और कुछ और अच्छे लोग जुड़े, और उनमें से बहुत सक्रिय लोग थे। उनमें प्रहलाद जी पारिक थे, दीपिका जी द्विवेदी थी, उदयपुर से नगाइत जी थे, मैं भी आप लोगों के साथ आ गया था। और मैंने मेरी रचना भी मार्च या अप्रैल में एक पहली रचना मैंने अपनी पढ़ी है, उसमें देखा, और उसमें स्वर्णकार जी के और कमेंट हैं, उसमें ऐसी बात नहीं है। तो ये एक और आया।
लेकिन ये जब आया और उसी बीच में विश्वजीत जी शर्मा, विश्वजीत जी सपन, सिया कुमार जी, ये सब भी मौजूद थे। मतलब यूं कहना चाहिए कि ये जो 8-10 लोग आए थे, तो तो ये यूं सोचना चाहिए कि ये ठीक है, कोई महीने भर पहले आया था, कोई महीने भर बाद आया था, और लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो लोग जुड़े, चाहे वो प्रहलाद जी हों, डॉक्टर राज बुंदेली हों, स्वर्णकार जी हों, एक साथी और हैं, उनका नाम मैंने कहीं लिखा तो है, योगेश सरवाड़ नानेश जी, वो हैं। कई अच्छे लोग हैं और वो सब जुड़े। तो जब ये लोग जुड़े थे तब मंच एक चरम पे पहुंचा था। मुझे याद है, और उस समय याद है कि मैं 1:30 बजे तक बैठ करके और टिप्पणियाँ लिखता था। और उस समय मेरा इतना अभ्यास भी नहीं था लिखने का। मुझे आज भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती नहीं है। बस कभी विनोद सजर वगैरह ये जो करते हैं तो मैं देख के कहता हूँ यार ये बड़े बड़े तेज हैं लड़के, बहुत तेज हैं, अब मुझे भी थोड़ा सीखना चाहिए। तो आपके इस भतीजे जतिन को और इनको लेकर के थोड़ा बहुत टुक 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 करता हूँ, मैं काम चलाता हूँ। आदरणीय गिरीन्द्र सिंह जी भाई साहब कह रहे हैं कि आप साक्षात त्रिलोकी मोहन हैं। इस त्रिलोकी मोहन को त्रिलोकी मोहन बनाने वाले आप लोग ही हैं। बाकी तो मैं तो एक किसान ब्राह्मण परिवार से हूँ और बहुत ही मस्त मौला और एक सिंपल रहने वाला हूँ। आप तो पधारे हैं और मेरी हमारे हम लोगों को देखा, हमारे परिवार को देखा है, तो ये, लेकिन ये आपका स्नेह है। तो मेरा सोचना ये है कि जब ये सब लोग आगे बढ़े, और ये सब 2013 तक तो काफ़ी अच्छे हो गए। उसी समय ये ओम नीरव जी और सरन गई जी, ये सब भी थे। निशा कोठारी जी आपको याद हो तो कलकत्ता में कंवर साहब के साथ, जितेंद्र जी के साथ आई थी, और उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी सबसे छोटी वाली बहन ललिता आ गई हो, बिल्कुल बिल्कुल उसकी कॉपी। और बस पूछो मत, मैं तो उन दोनों को देख करके और गदगद हो गया। विपिन वत्सल जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। संगीता जी चौधरी जी दिख रही हैं, महावीर जी भाई साहब बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी हैं, तो साहस तो मेरा भी बनता है। तो ये सब लोग भी वहाँ पर थे। मैं एक बहुत अच्छा नाम आपको बताना चाह रहा हूँ, वो अभी बहुत सक्रिय हैं साहित्य के क्षेत्र में, जयपुर से हैं, और उनका नाम है विनीता सुराणा किरण जी। बहुत अच्छा लिखती हैं और उनकी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उनकी कविताएं हैं, और वो सोशल मीडिया पर पढ़ने पर मिलती हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हमारी एक बहन इतना अच्छा लिख रही है। बहुत से अच्छे लोग लिख रहे हैं, वो हैं। उदयपुर से भी हमारे बहुत सी बहनें और भाई हैं। डॉक्टर रेणु सिरोया जी हैं, प्रियंका जी हैं, रीता शेखर जी हैं, और भी बहुत अच्छे लोग हैं, लिख रहे हैं। तो ये सब हैं। अब मैं निवेदन कर दूं कि ये एकल काव्य पाठ पे जो लोग आए, ये दो धाराओं के लोग थे। एक लोग तो वो थे जो मंच की तरफ उन्मुख थे, और एक तरफ वो लोग थे जो साहित्यिक धारा की तरफ उन्मुख थे। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि डॉक्टर गिरीन्द्र सिंह भदौरिया, डॉक्टर राज बुंदेली, प्रहलाद जी जैसे जो बड़े नाम हैं, ये लोग मंच की तरफ और एक आदर्श मंच के लोग थे। तो साहित्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छे लोग थे। विश्वजीत सपन थे, सिया जी थे, प्रीता जी का मैंने विनीता सुराणा का मैंने नाम लिया ही है, दीपिका जी हैं, नगाइत जी हैं, ये बहुत अच्छे हैं। अपने आप भूलो मत, आपके बीच में
जो सबसे छोटा मेरा लाडले लाल, बहुत अच्छा लिखते हैं, सजर जी, ये लोग हैं। तो ये एक तरफ से एक लोग वो हैं जो कि मंच पे प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, एक वो लोग हैं जो लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। मैं इन लोगों को देखता हूँ, छपते हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह। डॉक्टर साहब भदौरिया जी और आदरणीय प्रहलाद जी, राज बुंदेली जी, इनको आप मंचों पर सुनिए। जो जिस तबीयत से और जिस समर्पण से आप सुना रहे हैं, वो ये नील सिंह जी दिखे मुझे कई दिनों बाद, बहुत पुराने साथी हैं हमारे, बहुत बढ़िया बढ़िया लिखने लग गए हैं आप तो, और छपते भी हैं। मैं एक बार इंदौर में गया था और कैफे हाउस में बैठा था और मैंने वहाँ का मैगजीन खोला लोकल, तो नील सिंह जी की रचना थी। मैंने बड़ी कोशिश करी कि आपसे मैं बात करूँ, फ़ोन भी लगाया लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा था। तो खैर ये सब जीवन के हिस्से हैं। तो एक मेरा जैसा व्यक्ति भी वहाँ पर था जो इन दोनों धाराओं के बीच में आनंद लेने वाला था, और हैं ऐसे कुछ लोग हैं। तो कुल मिलाकर के ये मंच बहुत परवान पर चढ़ा, और ऐसा चढ़ा कि इसके नाम की धूम और धमक आज भी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में ही नहीं है, बल्कि मेरे एक मित्र हैं श्रीलंका से, उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन करके पूछा था कि मिस्टर पुरोहित, एक एकल काव्य पाठ मंच चलता था, मेरे को चलता था नहीं, चलता है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उसकी सदस्यता में आपका नाम देखा। मैंने कहा मैं कुछ स्वास्थ्य के कारणों से थोड़ा सा मैं रुका हुआ हूँ, वरना ऐसी बात नहीं है, मैं भी उसमें सक्रिय हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आप में से, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आप लोगों को पहले ही कह दूँ, इतनी मेरे में वो नहीं है। मैं तो एक स्वाभाविक रूप से आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि 6-7 दिन तक आप सबको सुना, तो आज तो मेरा नंबर भी है ना, सुन लो ना, है? तो इसलिए मैं अपनी बात कर रख रहा हूँ। तो एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को रेखी सिद्धांत बोलते हैं। रेखी सिद्धांत यह है कि जब कोई एक प्रवृत्ति या कोई समाज या कोई भाषा, कोई साहित्य जब चरम पर पहुंच जाता है, और वहां पर चरम पर पहुंचने के बाद वह समाज, वह साहित्य, वह भाषा यदि सावधान नहीं है, तो रेखा जैसे नीचे से ऊपर बढ़ी है, वैसे ही वो ऊपर से नीचे अभी आना शुरू कर देती है। तो कुछ मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही कुछ एकल काव्य पाठ के साथ हुआ, और उसी लिए यह विश्राम में चला गया। लेकिन विश्राम से जाने के पहले हम लोग जो बातें करते थे आपस में, कभी मैं ही करता था, सुरेंद्र जी करते थे, सिया जी करते थे, विश्वजीत जी शर्मा करते थे, नगाइच जी करते। नगाइच मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं आज उनको मंच पे नहीं देख रहा हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ भी हो रही है। अर्चना वाजपेयी जी पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लेकिन कभी, अभी तो मैं पुणे हूँ, 10 तारीख को, अगली 10 तारीख को मैं जाऊँगा, तो फिर दीपावली के बाद नगाइच जी से मिलूँगा, जब भी होता है मौका मैं उनसे मिलता हूँ। और तो ये सब कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि बात करते थे कि कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो कुछ होना चाहिए, इसके पीछे ये था कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस मंच की स्थापना के साथ ही ये तय किया गया था कि जो लोग मंच की ओर उन्मुख है तो उनको एक मंच मिले अपनी कविता को पढ़ने के लिए, और जो लिखने के लिए अपने को शिद्दत से साथ जोड़े हुए हैं तो उनके लिए लेखन की लिखित अभिव्यक्ति के लिए उनको एक प्लेटफार्म मिले। इसलिए दोस्तों ये जो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, उसके पीछे यही नवल जी की और वरिष्ठ मित्रों की सोच थी। सुरेश चौधरी जी थे जुड़े हुए,
बहुत बहुत सक्रिय थे। हम्म ऐसे ही बहुत सारे धीरे धीरे नाम याद आते जाएंगे मुझे। और आज भी मैंने देखा था उस पे एकल काव्य पाठ के ऊपर कुछ रिक्वेस्ट आई हुई थी, 5 6 7 नाम तो मैं भूल गया हूँ। डॉक्टर राज बुंदेली अभी पधारे नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी विस्मरण की दिक्कत रह रही है। और डॉक्टर ने मेंटेट नाम की एक गोली दी है, ले रहा हूँ बराबर, थोड़ा ठीक हो जाऊंगा आप लोगों के साथ आके और बढ़िया हो जाऊंगा। तो हीरो हीरो कुछ नहीं, मस्त रहता नवल जी बहुत छेड़ते हैं मेरे को, बहुत छेड़ते हैं। टी शर्ट पहनता हूँ तो छेड़ते हैं, चश्मा लगाता हूँ तो छेड़ते हैं। अरे यार मस्त रहने दो ना, क्या करना है? तो क्योंकि ये मस्ती ही हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और विश्वजीत शर्मा जी और नवल जी के बीच में कभी ऐसा विचार विमर्श हुआ, उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर करी, उसमें मैं भी कहीं बीच में था, प्रहलाद जी भी बीच में थे। प्रहलाद जी हमारे जीपी पारिक जी भाई साहब बहुत पुराने और वरिष्ठ साथी हैं। गोपाल जी भाई साहब भले ही न लिखें वो, लेकिन पढ़ते बहुत हैं और छोटी सी टिप्पणी भी कर देते हैं। और एक नाम मुझे और भी याद आ रहा है, सुशीला श्योरोन जी, तुकाराम जी थे, ब्रिज गोपाल जी थे। अरे नवल साहब तो बता भी रहे नाम। हाँ, और एक नाम मैं बताऊं, मेरे एक मित्र मुझे वहाँ मिले थे कलकत्ता में, सज्जन जी अग्रवाल, बड़े उड़ीसा के बड़े पत्रकार हैं और उनके पत्र बराबर आते हैं। अभी 6 7 महीने से मेरे पास उनके कोई संदेश नहीं आए। बाकी थे संध्या सिंह जी हमारे बीच ही हैं और प्रतिष्ठित, मैंने एक आलेख पढ़ा था फेसबुक पर, चर्चित और प्रतिष्ठित साहित्यकार, उनमें संध्या सिंह जी का नाम पढ़ के और मैं गदगद हो गया कि वाह, हमारी बहन ने एक जगह तो बनाई है। तो यही तो एक सुखकर संस्थितियाँ हैं। तो ये जो मंच है वो वहाँ पहुँचा कोलकाता, तो उसके पीछे हमारा यही एक संकल्प था कि ये मंच एक तरह से इस तरह से जाए कि एक गेट टूगेदर भी हो जाए और जो कविता पढ़ना चाहें वो कविता पढ़ें भी, और जो पढ़ रहे हैं और जो प्रतिष्ठित हैं उनको देखें और सीखें। और उसके बाद कई लोग हमारे एकल काव्य पाठ मंच से निकले हैं। और यदि देखा जाए तो वहाँ पर जो प्रवृत्तियाँ हुई हैं वो बहुत अच्छी थी। कोलकाता अधिवेशन में विश्वजीत जी शर्मा की व्यवस्थाएं, उनका वेलकम करना, और वहीं पर मैंने हांकला जी से पहली बार मिला। क्या बढ़िया व्यक्तित्व है, इतना प्यारा व्यक्तित्व है, इतना अंदर से सरस, बहुत सरस। और मैं सोचता हूँ कि मैं उनके प्रेम को देख कर के इतना अभिभूत हो गया था कि आते वक्त वो मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे, मैंने हाथ जोड़कर, भाई साहब आप मत आओ, आप मुझे छोड़ने मत आओ, कृपया आप लिफ्ट के बाहर ही रहो, बाकी मैं तो जा ही नहीं सकूंगा। ऐसे अच्छे लोग वहाँ पर मिले और मेरे लिए तो वो और भी यादगार इसलिए भी बना कि मेरे पुस्तक का विमोचन भी वहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोगों से रूबरू हुए थे हम। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिन्हें हम बहुत दूर दूर थे और मैं सोचता था कि यार मैं कभी इनसे मिल पाऊँगा कि नहीं मिल पाऊँगा। मैं वहाँ संध्या जी से मिला, निशा जी से मिला, विनीता जी से मिला, वहीं पर मैं सपन जी से मिला, सिया जी से मिला, नवल जी से भी मैं वहीं मिला। बाद में तो नवल जी कई बार मेरे पास भी आए और मेरी भी इच्छा होती कई बार जाऊं, पर मैं सोचता हूं फिर मेरे टी शर्ट को लेकर के और कुछ ना कुछ मेरे से चिरोरी करेंगे, इसलिए फिर मैं गाड़ी वापस बैक कर लेता हूं। बाकी जाने की सोचता हूं कई बार। और निशा कुठारी जी कहीं मंच पर आई हैं तो एक बार अपने भाई से हेलो हाय तो करो, आई हो तो।
तो वहाँ वहाँ पर जो कुछ देखा, वहाँ का जो उद्घाटन समारोह और विमोचन, कवि सम्मेलन, वो सब यादगार था। सुशील जी, शरणा जी वगैरह कई साथी हैं जिनके मैं सोचता हूँ, मैं सबके नाम मैंने पहले सोचा था कि मैं अपने लिए एक प्रोग्राम ही बना लूँ, बनाया भी था मैंने आधा ऊपर, फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, छूट जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के और यही कि ये सब हमारी स्थितियाँ रही हैं। मेरे पास 15 मिनट और हैं और उसके बाद अगला प्रोग्राम होगा, लेकिन मैं उसके पहले ये बात कहना चाहूँगा कि 2014 के बाद उस 2014 का दौर बहुत यूँ कहना चाहिए कि बहुत गरम नरम समय था एकल काव्य पाठ के लिए। जितनी क्षिप्रता से, जितनी तेजी से ये मंच चल रहा था, और जब कोई बहुत तेजी से चलता है ना, और जब अचानक उस पर अवरोध दे करके यदि ब्रेक लगते हैं ना, तो साधन को भी नुकसान होता है और अंदर बैठी हुई सवारियों को भी नुकसान होता है। लेकिन वो बहुत कुछ सिखा के भी तो जाता है। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि वो दौर ही ऐसा था, लेकिन उस दौर में आप सोचो कि इतना बड़ा अधिवेशन, सोशल मीडिया को लेकर के आज दिन तक इतना बड़ा अधिवेशन उससे पहले नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद में तो हुए तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हों। डी.के. नगाइच जी ने किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, और वो तो कई संकलन भी प्रकाशित करते हैं, गज़लों के करते हैं, कविताओं करते हैं, गीतों। एक अपना भाई है नवीन गौतम, कोटा से, बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत अच्छा भाई है अपना, वो भी निकालते हैं, वो भी आयोजन करते हैं बहुत अच्छे। मैं गया हूँ उनके आयोजन में, मैं अपने साथियों के आयोजनों में जाता रहता हूँ, बुलाते हैं मैं जाता हूँ। अपन तो घुमंतु व्यक्ति हैं, अच्छा लगता है घूमना, है ना। तो वहाँ पर और आयोजन, लेकिन उस समय उस आयोजन का अपना एक अलग मुकाम था। अब उसके साथ साथ एक दूसरा, और वहीं पर यह तय हुआ कि हमें कोई प्रकाशन निकालना चाहिए, और तब एकल काव्य पाठ की तरफ से कवि मन निकला था। और उसके जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 अंक निकले थे। एक में रूबरू विश्वजीत जी सपन हुए थे, एक अंक में मैं स्वयं रूबरू हुआ था, और एक में राज बुंदेली जी हुए, और वो मेरे पास अंक आज भी सहेज हुए हैं। खैर ये एक विश्राम है। जब हम बहुत ऊंचाई पर बहुत तेज़ी से चढ़ेंगे तो विश्राम लेना चाहिए, और विश्राम लेना कोई बुरा नहीं है, ये कुछ नहीं। यदि दिन ही दिन होता तो हम इस दिन से उगता जाते। इसीलिए रात्रि का भी अपना एक अनुष्ठान है, और वो हमें कल के लिए तैयार करती है। खैर जो भी है, लेकिन ये अंक इतने अच्छे प्रकाशित हुए कि मैंने एक बार कमर मेवाड़ी जी, कमर मेवाड़ी मेरे साहित्यिक गुरु हैं। मैं अपने साहित्यिक गुरुओं में 3 नाम लूँगा। पहला नाम मेरे पिताश्री खूब डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पुरोहित, जो संस्कृत के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, उनको मैं अपना प्रथम गुरु मानता हूँ। उसके बाद गीतों का लिखने का थोड़ा बहुत मेरा जो रुझान है, तो वो पुरुषोत्तम पल्लव उदयपुर से हैं। उन्होंने मुझे पुत्रवत रखा है, हमेशा बिल्कुल बच्चे की तरह रखा है। और फिर तीसरे हैं कमर मेवाड़ी, और ये तीनों नाम देश के लब्ध प्रतिष्ठित नाम हैं। यदि कोई भी राजस्थानी साहित्यकार है तो पुरुषोत्तम पल्लव के नाम को जानता है। साहित्यिक पत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं, आधुनिक कविता और कहानी और समीक्षा से जुड़े हुए हैं, तो कमर मेवाड़ी के नाम को जानते ही होंगे। और यदि संस्कृत साहित्य का कोई बंदा है, भाई है, बहन है, और वो पढ़ते पढ़ाते हैं, तो राजस्थान के आधुनिक संस्कृत साहित्यकारों में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पुरोहित शास्त्री जी का नाम आता ही है। तो ये तीनों, मैं इन गुरुओं से मैंने यही सीखा, और मैंने यही जाना कि बस
सीखना है और आगे बढ़ना है। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने वो पत्रिका कमर मेवाड़ी जी के सामने रखी, कवि मन, जिनका खुद का संबोधन चला और उन्होंने संबोधन हिंदुस्तान में निर्बाध गति से 50 वर्ष तक निकाला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब वही पत्रिका अभिनव संबोधन से उदयपुर से निकल रही है। बहुत सी पत्रिकाएं निकली हैं साहब हिंदुस्तान में और निकल करके बंद हो गई। जब सुरेंद्र जी ने इस पत्रिका का चलन किया था, पहला अंक इन्होंने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। शायद दूसरा अंक चला था और मेरी बात हुई, मैंने कहा कि आप अंक तो निकाल रहे हो, ये काम सहज नहीं है मित्र, क्योंकि मैं इस प्रकाशन को बहुत निकटता से देखता हूँ। संबोधन अंक जो निकलता था तो कमर साहब ने मेरे को उसका उस सहयोग में मुझे लिया था, तो मैं कई बार देखता था वो कितना करते थे, बस पूछो मत। कल ही मैं एक पेपर पढ़ रहा था अज्ञेय के बारे में। आपको मालूम है अज्ञेय जी ने कितनी पत्रिकाएं निकाली, जितनी निकाली ना उनका सबका घाटा ही गया। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार का 1 लाख रुपया मिला था और 1 लाख रुपया उन्होंने वापस अगली पत्रिका में लगा दिया और कुछ नहीं। तो ये फकड़ारा तबीयत के लोग होते हैं साहित्य वाले। खैर जो भी है वो है। लेकिन मुझे याद है कि मेरे पास फ़ोन आता था सुरेंद्र जी का कि भाई साहब कुछ करो ना पत्रिका के लिए। मैंने कहा जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप कह रहे हो नहीं करें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। भाई नवल जी कह दे या दीपिका जी कह दे, प्रहलाद जी कह दे, भदौरिया साहब कह दे, बुंदेली जी कह दे, मैं तो कहूँगा मैं तो सोचता हूँ कि यदि आदर्शनी जी मुझे फ़ोन कर दे और हमारे मंच की सबसे छोटी मैं देखता हूँ तो प्रियंका जी दिखती हैं मुझे कि वो सबसे छोटी लगती है मुझे। यदि वो मुझे भी फ़ोन करके आदेश दे दे कि आपको कुछ करना, तो मुझे करना है, करना तो करना है, क्योंकि मैं यहाँ परिवार का सदस्य हूँ, अलग नहीं हूँ। यदि आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझा नहीं तो कुछ नहीं है। तो उस समय ये सब चल रहा था, तब मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर यहाँ मार्बल की मंडी है, सेठ साहूकार लोग हैं ही हैं उनसे जा कर के मिलना करना, और मेरे से जो हुआ मैंने भी किया। लेकिन वही उसका हश्र शुरू हुआ जिसका मुझे डर था, क्योंकि जब कोई मंच गठित होता है, चाहे वो वोकल हो, चाहे वो अभिव्यक्ति से, लिखित अभिव्यक्ति से, प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अपेक्षाएं जगती हैं और सबकी अपेक्षाएं आप पूरी नहीं कर सकते हैं। और बिना टीम के, बिना एक यूँ कहना चाहिए कि एक संगठन के आप नहीं कर सकते। और इस प्रकाशन के क्षेत्र में बिड़ला जैसे और टाटा जैसे लोग भी ठप हो गए, बड़े बड़े घराने इसमें बंद हो गए हैं। देखो ना आप, कई पत्रिकाएं बंद हो गई, जिन्हें देखते थे वो आज नहीं है। आदरणीय बुंदेली साहब पधार गए हैं, प्रणाम आपको। रेणु दीदी बराबर बनी हुई हैं, नवल साहब बराबर करें। अब इस सब दौर में वहीं पर कलकत्ता में ही मुझे आदित्य तायल जी मिले थे, जो शुरू से हैं। आदित्य तायल जी को मैं प्रारंभ से मानूंगा कि राज बुंदेली जी और स्वर्णकार जी थे, तभी से वो थे और बहुत अच्छी टिप्पणियां करते थे और बहुत अच्छी बातें करते थे। तो दोस्तों ये सब उस समय की योजनाएं थी, मिलना मिलाना सब कुछ था। और हाँ, गिरेंद्र सिंह जी भदौरिया साहब, आपके परम प्रिय अनुज आपके बुंदेली साहब आ गए हैं, और मैं बार बार उनको कह रहा था कि भाई आप हो तो नवल जी से मिल लो, प्रियंका जी भदौरिया साहब से भी मिल लो। अब वो आ गए हैं बहुत अच्छा है। तो ये सब है। अब मेरा निवेदन ये है कि लेकिन ये सब कुछ अच्छा था, लेकिन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्या ये बंद होना चाहिए था? कितनी पीड़ा हुई, कितनी पीड़ा हुई। उस पीड़ा को मैं अनुभव करता हूं दीपिका जी के शब्दों में। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, जुलाई अगस्त का महीना था,
और मुझे सीधा उन्होंने एक ही कहा, एक ही बात कही कि सर किसी भी हालत में एकल काव्य पाठ मंच को चलाना मैं नहीं रह पा रही हूं। आप सोचो कितनी पीड़ा होगी। वो एक बहन की पीड़ा है, वो एक बहन की पीड़ा है नहीं, वो एक सदस्य की पीड़ा है नहीं, वो एक परिवार की पीड़ा, एक परिवार की पीड़ा। जिसने परिवार जिया है वो अपने साथ वाले की पीड़ा को पहचान सकता है। जिसने परिवार को नहीं जिया है, जो निजता में ही रहा है, तो वो कुछ नहीं। और मैं सोचता हूं कि यदि वो गति थोड़ी बहुत मंद पड़ी है तो ठीक है, हम सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके तो कह सकते ठीक हुआ, चलो ठीक हुआ, हाँ ठीक तो हुआ, लेकिन ये आगे ना हो। क्यों? कि उलझनों की डोर गुच्छ सी बनी, उलझनों की डोर गुच्छ सी बनी, सब प्रयास विफल गुत्थियां तनी। अरे दोस्त हट क्यों करें, आओ बात तो करें, और संवाद के लिए मुलाकात तो करें। यह संवाद बहुत जरूरी है, और इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है, यदि आप यह मानते हो कि एकल काव्य पाठ चार दोस्तों का एक ठोया ठिकाना नहीं है, वो एक दर है, दरवाजा है, वहां हमारा दरवेश है, तो हमको मिलना है, हमें बात करनी है। दूर क्यों खड़े, अब बात तो करें, और संवाद के लिए मुलाकात तो करें। नहीं तो क्या होता है, उलझनों की डोर गुच्छ सी बनी। जब धागा गुच्छा बन जाता है ना, तो फिर जितने आप उसको खिंचाव दोगे, तनाव दोगे, वो आपस में कटता जाएगा और वो धागा ही खत्म हो जाएगा। उलझनों की डोर गुच्छ सी बनी, सब प्रयास विफल गुत्थियां तनी, हट क्यों करें, आओ बात तो करें, संवाद के लिए मुलाकात तो करें। तो दोस्तों ये संवाद बहुत जरूरी है। आज एक पोस्ट डाली गई, और वो पोस्ट डाली थी नवल जी ने, और नवल जी को वो नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि आज मेरे अनुष्ठान में चिदानंद शुक्ल संदोह, याद करिए नाम उस जवान से लड़के का, मेरे ख्याल से 30-32 साल की उम्र से वो लड़का ज्यादा नहीं होगा, और इतना अच्छा, और सवैया तो लिखने में मैं कह रहा हूं कि वह लड़का, वह भाई मेरा, वह अनुज, वह दिल का टुकड़ा, अतुल्य अतुल्य, उसका कोई सानी नहीं। आप चाहें तो उसके आप और उठा के देख लीजिए कई सवैये, ऐसा कौन सा सवैया उसने नहीं लिखा, और ऐसा कौन सा सवैया है जिसमें कहीं पर भी कोई गैप रहती हो। गैप रहनी चाहिए, थोड़ी बहुत जगह तो रहनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, उस पर भी मैं बात करूंगा दूसरे सत्र में। अभी तो मैं इतना ही बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये दशकोत्सव जो शुरू हुआ है, इस दशकोत्सव के जो चरण देखें तो उनमें आप सब लोगों ने बहुत बहुत इसमें सहयोग दिया, और मेरे इससे पूर्व जो भी अध्यक्ष रह चुके हैं वो सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी दे चुके हैं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। तो ये दशकोत्सव के लिए मूल में ये मेरे 5-6 भाई हैं, ये बहुत समर्पित लग रहे हैं। नवल जी, सजर भैया, प्रहलाद जी, महावीर सिंह जी वीर, और इन सब को दौड़ाने वाली है मेरी बहन दीपिका जी। न तो खाती है, न इनको खाने देती है। खाने से मतलब भोजन, भोजन से मेरा आजकल वाला खाना वाना मत ले लेना आप लोग। तो मुझे थोड़ा पानी मिलेगा भाई। तो
ये वास्तव में बहुत अच्छे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको, कोलकाता सम्मेलन में सब लोग मिल रहे थे। और आपकी आज्ञा हो मैं पानी पी लूं और बीच में थोड़ी चाय भी पीऊंगा। तो मैं इस सत्र की बात एक 5 मिनट और मैं लूँगा और फिर मैं पूरी करूँगा। लेकिन एक बात करनी मुझे बहुत ज़रूरी है। ये 6-7 भाई लोग रात को 1:30 बजे हो 2 बजे हो तो लगे हुए हैं दशकोत्सव समारोह में। सजर, विनोद सिंह नामदेव सजर, क्या क्या अच्छा युवक है। ऐसा अनुज मिलना मैं सोचता हूं कि किस्मत की बात है। वो भाई दिन में इलेक्शन ड्यूटी कर रहा है। इलेक्शन ड्यूटी कोई यूं नहीं कि वो ट्रेनिंग्स दे रहा है। मैं खुद स्टेट ट्रेनर हूं, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं उसमें कितनी व्यस्तताएं और कितनी जिम्मेदारी रहती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनर को तो और ज़्यादा रहना पड़ता है। उसको कलेक्टर से, एडीएम से, तहसीलदार से, पता नहीं एसडीओ आ गया तो उससे, और वो लोग सब इन्हीं से जानकारी लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसके बावजूद वो साथी हमारा पैरेलल काम कर रहा है। इधर अपनी जिम्मेदारियां, राजकीय जिम्मेदारियां निर्वाह कर रहा है, इधर भाई वो कर रहा है। मतलब उनका मैं जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं और कम है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और दूसरी बात यह कि इधर प्रहलाद जी एक बड़े परिवार को लेकर चल रहे हैं। जी पे भाई सब अस्वस्थ हैं, अपना खुद का परिवार है, भाइयों का परिवार है, शायद अभी भी सेवा में ही हैं और अधिकारी हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उनका निर्वाह करने के बावजूद भी रात को 2-2 बजे तक ये लोग काम करते हैं। और मेरे को तो ज़बरदस्ती छेड़ देते हैं कि भाई साहब नाराज़ हैं क्या? उत्तर की हम नाराज़ हो जाएंगे तो नाराज़ होने का मतलब क्या है कि सारा गट्ठर सिर पर ओढ़ने का है, इसलिए इसमें खुश रहो। सबसे अच्छा राज बुंदेली जी लगे रहते हैं। डॉक्टर राज बुंदेली जी डॉक्टर हैं, इधर कोविड चल रहा है, 100 काम उधर करने, 10 काम इधर भी मंच के करने। देखो आप महावीर सिंह जी वीर, जिनकी तो काव्य पाठ सुन के मैं गदगद हूं। आपसे तो फ़ोन नंबर लेके बात करता हूं, फिर आप कहाँ रहते हैं वहाँ आता हूं, आपसे मिलता हूं, श्रीनाथ जी का प्रसाद लाता हूं आपके लिए। बस अपन जिस पे फिदा हो गए तो उसको श्रीनाथ जी का प्रसाद पक्का। तो अब मैं ये बात यहाँ कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। दीपिका जी घर का काम करती हैं, स्कूल का काम करती है। स्कूल में भी वहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट पर नहीं है, वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर जाती हैं, अप डाउन करती हैं। इतने बड़े स्टाफ को संभालना, फिर मुकेश जी भाई साहब के बहुत सारे काम हैं, मैं वहाँ एक आ चुका हूँ, तो निश्चित तौर बहुत है। एकल काव्य पाठ यदि मैं मेरी निजी बात करूं 5 मिनट में, ज़्यादा नहीं लूँगा, तो मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र जी से मेरी एक दिन बात हुई थी कोलकाता अधिवेशन से पहले। तो कोई फ़ोन लगाया था उन्होंने मुझे, शायद मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो उन्होंने कहा भाई साहब कहाँ व्यस्त रहो यार। मैं फ़ोन लगा के थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा भाई यार मैं तो था तो डिपार्टमेंट में, उस समय मैं डाइट में प्रिंसिपल हुआ करता था नाथद द्वारा, वहाँ का चार्ज मेरे पास था तो मैं वहाँ अनुसंधान अधिकारी चार्ज मेरे पास था, तो व्यवस्था थी। तो मैंने कहा कि थोड़ा वो था, समय मिला तो मैं अपने संकलन को ठीक कर रहा था। उनका संकलन, उनका हाँ। तो उन्होंने कहा कि छप गया क्या? मैंने कहा नहीं, छपने के लिए भेजना। तो उन्होंने कहा कि
एक भाई का संकलन का विमोचन हुआ होगा, आप तैयार हो जाए तो कर लो, अपन संकलन कर लें। तो मैंने कहा देखो कोशिश करते हैं, और मैंने पांडुलिपि करके, और ऋचा प्रकाशन, सूर्या प्रकाशन बीकानेर, उन्हीं का एक प्रकाशन हो रहा है, ऋचा प्रकाशन, और डॉक्टर साहब वहाँ पे जो हैं उनके संचालक, उनसे बात की। उन्होंने कहा भाई साहब तो भेज दीजिए, आपकी रचनाएं हम प्रकाशित करेंगे, और वो प्रकाशित हुई। और वहाँ ये जो एकल काव्य पाठ पर जो 2014 के फेज में जो बहुत कुछ चला, वो खींचतान, सच पूछो तो मेरा जैसा एक मस्त मौला आदमी उस सब से थोड़ा घबरा गया कि यार अपन तो आनंद के लिए जाते हैं और ये क्या है। फिर मैंने थोड़ा धीरे 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 किया, लेकिन एकल काव्य पाठ के ऊपर निरंतर सक्रिय रहने की वजह से मेरी पूर्व रचनाएं जो पड़ी हुई थी, वो सब जो ही थी, वो सब की सब संकलन का रूप लेने लगी। मैं आपको बताऊं कि ये एकल काव्य पाठ की ही देन है कि ये उसके बाद सत्य के नहीं होते पंख के बाद ये सधे हाथों की थाप, ये आप सबके बीच में आई। डॉक्टर भदौरिया जी और राज बुंदेली जी के पास ये मेरी पुस्तक है, और शायद हो सकता है कि नवल जी के पास भी हो। ये एकल काव्य पाठ का ही परिणाम है कि ये पुस्तक यहाँ आई। इसके बाद यदि मैं देखूं तो एक मेरी कॉलेज के समय से लेकर के और एकल काव्य पाठ के जुड़ने तक में जो मेरी कुछ गीत रचनाएं थी, वो संवाद के लिए आई। ये मैं अपना प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये बता रहा हूं कि मैंने एकल काव्य पाठ से क्या मुझे मिला। मेरी पत्नी रोज कहती थी कि अरे सो जाओ ना, 1:30 बजे 2 बजे, इनका रुक जाना, कुछ तो काम कर लेने दे। तो ये देखिए, और यह है संवाद के लिए, जिसकी पहली रचना ही मैं टुकड़ों टुकड़ों में आपसे बात कर रहा था। मेरे दोस्त थे, वो मुझे कहते थे गीत निकालो, गीत निकालो, आपके गीत निकालो। हालांकि मेरे गीत इतने कुछ अच्छे तो है नहीं कि भाई कि यार मैं वो कोई गीतकार हूँ, गोपाल दास नीरज तो हूँ नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं निकालता, पैसा आप दो, खर्चा करो, फिर उस बंडल को उठा के कंधे पे खुद लाओ, फिर खुद लोगों को 2 किलो सा पढ़ना, ये काम। पत्नी ने कहा पैसे मैं दूंगी। मैं पक्का क्या? मैंने कहा मैं देख, मेरे पैसे तो घूमने घामने में, कपड़ों में, शर्ट में, चश्मों में, घड़ियों में निकल जाते हैं। वो कहा आप चिंता मत करो, मैं दे दूंगी। जमींदार की छोरी है और खुद कमाती भी है, अच्छी मस्त है, बढ़िया। उसने दे दिए। तो उसके बाद ये चौथा संकलन आया, अंजलि भर बरसात। ये आप एकल काव्य पाठ की देन है। इसके बाद और बहुत सारी रचनाएं घर में पड़ी रह गई। बेटे जतिन, बहू ने, किरण, मेरे अभी उन्हीं के पास हूं मैं यहाँ पर। उनका पप्पा निकालो ना यार, क्यों इधर उधर करते हो? तो एक ही रोना, पैसे नहीं है बस। यार क्या आप पैसे करते हो, अब तो निकालो। फिर उसके बाद अस्तित्व में ये अभी ये आई है, गंध सनी कर्पूरी शब्द। मैं आपको बता दूं कि यदि एकल काव्य पाठ पर मैं न आता तो शायद मेरी रचना धर्मिता इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। आदरणीय लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला साहब पधारे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, अपने बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन लेखन में बहुत यूँ कहना चाहिए कि एकदम तरोताजा हैं, एकदम तरोताजा। अभी मैंने आपकी कई रचनाएं पढ़ी, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आपके जीवन का अनुभव और वो सब है। खैर मैं अपनी बात कह रहा था, अगली जो ये पांडुलिपि, ये सारी प्रथम कृति को छोड़ दीजिए, और ये पांडुलिपि, ये वापिस जाल तानता वही मछेरा, ये अगले महीने तक आ जाएगी। इसके पैसे मेरे को सुरेंद्र जी नवल देंगे, उन्होंने कहा था मैं दूंगा भाई साहब, पक्का, ठीक। उसके बाद ये पांडुलिपि
समय सलोना बदल रहा है, ये आने वाली है, और संभावना अपनी जगह ये भी आने वाली है। इस तरह यदि मैं देखूं तो 9 कृतियां मुझे एकल काव्य पाठ ने दी है। ये कम नहीं है, ये कम नहीं है। प्रतिदान में इतना मिल जाना, इतने सारे दोस्त मिल जाना, इतनी सारी रचनाएं मिल जाना अप्रतिम है, अद्भुत है। जब हम कोलकाता जा रहे थे तो दीपिका जी का फोन आया था, और ये पहला फोन था, इससे पहले मैंने कभी बात नहीं करी थी कि क्या आप कोलकाता जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ जा तो रहा हूं, अपने को तो शौक है भाई घूमने का। मैंने कहा आपका क्या विचार है कि मैं भी जा रहा हूं। बस मैंने कहा पहुंचो। उन्होंने कहा पहुंचो नहीं तो क्या आपसे सुरेंद्र जी बात करेंगे। ठीक है बात कर लेंगे। सुरेंद्र जी नवल साहब का फोन आया कि आप दीपिका जी को लेके आ सकते हैं क्या भाई साहब। मैंने कहा दीपिका जी को क्या मैं पूरा उदयपुर लेके आ सकता हूं, यदि आने वाले हो तो ले आओ, मुझे क्या दिक्कत है। दीपिका जी फिर फोन आया कि आप किससे जाएंगे।